यार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है महारानी जी किचन में नहीं छत पर परपंच कर रही होंगी। चाय नाश्ता खा पीकर खत्म हो चुका था। अर्चना बर्तन समेट कर ले जा रही थी। बाकी सभी लोग ड्राइंग रूम में पसरे पड़े थे। ड्रम सराज खेला जाए या अंताक्षरी, इसका यह फैसला नहीं हो पा रहा था। बच्चे ड्रम सराज खेलना चाहते थे और बड़े अंताक्षरी। इन सब के बीच में ना किसी ने उससे पूछा और ना ही उसने अपना विचार रखे। वह तो रसोई में जाकर किसी ने उससे पूछा और ना ही उसने अपना विचार रखे। वह तो रसोई में जाकर के बर्तन को धोकर सूप और दूसरे प्रकार के स्नैक्स की तैयारी में लग गई थी। सूप स्नैक्स इसलिए कि खेलते खेलते बच्चों को क्या, बड़ों को भी थोड़ी देर बाद भूख लगाती है। तो अभी 1 घंटे बाद की सबकी भूख का इंतजाम भी करना था और रात के खाने की तैयारी भी। पर अर्चना मुस्कुराती हुई अपने काम में लगी थी। लगभग 1 घंटे बाद उसने सूप और स्नैक्स भी सबको परोस दिए, उसकी अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ। बच्चे खुश हो रहे थे। बच्चों ने उसे प्यार से थैंक यू मामी जी बोला तो उसने भी माय प्लेजर बच्चा लोग कहकर मुस्कान बिखेरती हुई फिर से रसोई में जाकर खो गई। कुछ ही देर बाद एक बच्चे को प्यास लगी तो वह चिल्लाए, मामी जी पानी। ऐसा 2-3 बार बुलाने पर भी जब वह नहीं आई और कोई पानी लेकर आने के लिए, हिलने के लिए भी तैयार नहीं हुआ, तो सुरेश बोला, शायद सुना नहीं होगा। सुरेश रसोई घर में पानी लेने पहुंचा तो अर्चना वहां नहीं थी। सुरेश पानी लिया बाहर आ गया। तभी बुआ जी बुरा सा मुंह बनाकर आंख मटकाते हुए बोली, नहीं थी ना रसोई में महारानी जी, बहन से बातें कर रही होंगी। सुरेश आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रहा था और सोच रहा था कि वह तुम्हारे घर में सुबह से शाम तक काम कर रही है बिना चेहरे पर एक सिकन लाए, और उसके बारे में ऐसी बातें। फिर चेहरे पर बिना किसी भाव के बोला, अच्छा फोन पर बात कर रही होगी। अरे फोन पर नहीं, छत पर होंगी, दिन भर के प्रपंच बतिया रही होंगी। जब देखो तब मुंह ही बना रहता है। करती क्या है सारा दिन? कौन सा ऑफिस जाती हैं कि थक जाती हैं? एक दिन तो सब लोग इकट्ठा हुए हैं, एक दिन ज्यादा काम करना पड़ गया तो क्या? ऐसा बोलकर वह सुरेश के हाथ से पानी का जग लेकर कमरे में चली गई। बुआ जी सुरेश की पत्नी राधिका की बुआ थी। राधिका 4 बहनें थीं, लेकिन उसकी बुआ के 2 बेटे ही हुए, तो उन्होंने राधिका को अपने पास अपनी बेटी बनाकर रख लिया था। बुआ जी को राधिका से बहुत लगाव था। राधिका का मायका और बुआ जी का घर और राधिका का ससुराल एक ही शहर में था। तो आज राधिका सारी बहनों के साथ अपने बच्चों को लेकर बुआ जी के घर आई थी। सुरेश की छुट्टी थी तो बुआ जी ने सुरेश को स्पेशली बुलाया था, जिसे सुरेश मना नहीं कर सका। बुआ जी सुरेश को भी उतना ही मान देती थी जितना राधिका को। घर में कोई भी परेशानी होती तो वह सुरेश को बुलाती उसका हल निकालने के लिए। जब भी राधिका का भाई कुछ परेशान होता है तो वे सुरेश को ही बुलाते हैं उसे समझाने के लिए। जब देश में कोरोना स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पर सबके व्यापार में मंदी आई थी। उसी का असर था जो कि सबके ही व्यापार पर जबरदस्त असर पड़ा था। सुरेश का साला भी कुछ परेशान था और अर्चना साले साहब मतलब राधिका के भाई प्रवीण की पत्नी, बुआ जी की बहू, बुआ जी जिसे बेटियों, पराई बेटियों मतलब भाई की बेटियों में बहुत प्यार करने वाली बुआ जी ने अर्चना को अपनी इच्छाओं उपेक्षाओं के बोझ के तले दबा दिया है। सुरेश मन ही मन सोच रहा था कि उसका रिश्ता इस घर में करवाकर मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। फिर सुरेश छत पर गया। वहां अर्चना उस दिन की तरह ही चांद से बातें कर रही थी। अजीब है ना, आज फोन के जमाने में भी चांद से बात करना। शायद बातें अभी शुरू ही हुई थी। वह बोल रही थी, दीदी क्या ससुराल हमेशा हमारे लिए पराया ही रहता है? आज सब लोग आए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पर मुझे किसी ने साथ बैठने के लिए नहीं कहा। मेरे पति भी मेरी जरा भी नहीं सुनते हैं। मैं कहती हूँ यह थोड़े दिन खराब हैं, गुजर जाएंगे, पर यह सोच सोचकर अपना बीपी बढ़ा लेते हैं। शायद मैं नौकरी नहीं करती हूँ, इसीलिए मेरी बातों की अहमियत नहीं है। ये कहते हैं मैं मर गया तो तुम लोगों को फिर भी बीमा के पैसे तो मिल जाएंगे। अब वह सुबकते हुए कह रही थी, मैंने कितनी बार कहा मुझे पैसे नहीं, आप चाहिए, आपका साथ चाहिए। मैं आपके साथ 2 रोटी खाकर रह लूंगी। फिर अचानक से बोल पड़ी, नहीं नहीं दीदी, 2 नहीं 7 रोटी, 2 सुबह, 2 दोपहर और 3 रात को। सारा दिन काम करती हूँ ना तो भूख लगती है, पर मैं सूखी रोटी खा लूंगी नमक से, दाल सब्जी भी नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों, पर अर्चना की आंखों से शायद आंसू बह रहे थे। सुरेश को रहा नहीं गया तो वह उसने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, सूखी रोटी क्यों खाओगी? लहसुन मिर्च का नमक पीस लेना। लहसुन मैं अपने खेत से ला दूंगा।
अर्चना अचानक से सकपका गई। पीछे घूमकर देखते हुए बोली, भाई अरे जीजू आप, ऐसा कहकर साड़ी का पल्लू सिर पर रखने लगी। सुरेश का दिल भर आया। यह वही छोटी सी अर्चना है जो हमेशा मेरे गले में हाथ डालकर लटक जाती थी और भैया झूला झुलाओ, और आज मुझे भैया भी नहीं कह सकती, मुझसे पर्दा कर रही है। क्या मुझ पर इसका इतना भी अधिकार नहीं रहा? सुरेश अर्चना के मामा के लड़के का दोस्त था, उसके परिवार को बचपन से जानता था। अर्चना भी अपनी मामा मामी की बहुत लाडली थी, तो उसका ज़्यादातर समय मामा के घर में ही बीता। बचपन के साथ ही पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज, फिर अर्चना का मामा के यहाँ आना जाना थोड़ा कम हो गया और सुरेश का अर्चना से मिलना भी। यह लड़कियां भी ना कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। कुछ सालों बाद जब मेरे दोस्त के घर पर रामायण और उसके भाई के बेटे का मुंडन था, तब अर्चना वापस मिली। तब तक मेरी शादी भी हो चुकी थी, मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी। यहाँ वहाँ भागती दौड़ती, काम संभालती, रामायण के लिए भगवान की फोटो सजाती और बीच बीच में ढोलक पर थाप देकर 4-5 भजन भी गा लेती। कुल मिलाकर यह कि यह चहकती फुदकती सोन चिड़ैया सुरेश की पत्नी को अपने भाई, अपनी बुआ के बेटे के लिए बहुत पसंद आ गई। उस रात जब सुरेश गद्दे डलवाने छत पर गया था, तो अर्चना छत पर खड़ी होकर चांद से बातें कर रही थी। मैंने कहा, बिटिया इतनी बड़ी हो गई है कि चांद से किसी को संदेशा भेजा जा रहा है। वह अपनी जीभ को दांतों से छूकर दबाते हुए बोली, क्या भैया आप भी ना अपनी दीदी से बातें कर रही हूँ? सुरेश ने पूछा, कहाँ है तुम्हारी दीदी? उनकी तो शादी हो गई है ना? वह सिर झुकाकर बोली, हाँ वही तो, दीदी की शादी हो गई है। वह भी इतनी दूर हुई है कि फ़ोन करने में बहुत पैसे लगते हैं, तो पत्र लिख दिया करो। भैया आप भी ना, पत्र बहुत दिन बाद पहुँचता है। ऐसे यहाँ चांद को बोला, वहाँ दीदी तक बात पहुँच जाती है। वह इस विश्वास के साथ बोली मानो उसकी बातें उसकी बहन तक पहुँच ही जाती हैं। उस समय सुरेश प्यार से उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, चल पागल लड़की, अच्छा तुम्हारी शादी हम यहीं पास में ही करेंगे। वह खुशी से चहकते हुए बोली, हाँ भैया मुझे दूर मत भेजना। ऐसा कहकर वह मेरे गले से लटक गई। भैया झूला झुलाओ। सुरेश बोला, पागल अब तू बड़ी हो गई है और भारी भी, छोड़ मुझे, मेरी गर्दन टूट जाएगी। वह शर्माते हुए हट गई। यह वही लड़की है जो आज मुझसे पर्दा कर रही है। वह वहाँ छत पर मुझे देखकर सकुचा गई थी। फिर बोली, भैया जीजू, अरे नहीं नहीं, आपके यहाँ का लहसुन नहीं, इतना सा मरा मरा होता है, मेरे नाखून दुख जाते हैं। तभी सुरेश उसके हाथों की तरफ देखा। वह हमेशा उसके हाथों को देखकर बोलता था, बिटिया तुम यह ना बहुत अच्छा की हो कि नाखून बड़े बड़े रखी हो। कोई तुमको परेशान किया तो उसके 1/4 किलो मांस तो तुम अपने नाखून से नोच ही लोगी। और अभी उसके नाखून पूरे घिसे हुए थे, शायद बर्तन माज माज कर। सुरेश कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने कहा, जीजू से पहले तेरा भैया हूँ, तू मुझे भैया ही बोला कर। वह आंखों में भर आए आंसुओं को छुपा कर बोली, शादी के बाद सब बदल जाता है। आपकी पसंद नापसंद मायने नहीं रखती। यहाँ सबको मेरा आपको भैया कहना पसंद नहीं है। फिर मुस्कुराते हुए बोली, क्या फ़र्क पड़ता है, जीजू कहूँ या भैया, रहोगे तो आप मेरे भैया ही। सुरेश ने कहा, अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया है, अब तो तुम अपनी बहन से जब चाहो तब बात कर सकती हो। अब चांद की क्या ज़रूरत है? वह सिर झुकाकर बोली, हर बात तो हम हर किसी के साथ साझा नहीं कर सकते हैं ना, और चांद के साथ साझा करने से मन भी हल्का हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। सुरेश सोच रहा था, कैसा इन दोनों पति पत्नी का रिश्ता है जहाँ मन की बातें साझा करने के लिए उसे आज भी बहन या चांद का सहारा लेना पड़ता है। हम इंसान भी ना। सुरेश उसके सिर पर हाथ फेर कर धीरे से नीचे आ गया। सुरेश नीचे आते ही अपने साले को बाहर वॉक करने के लिए ले गया और समझाते हुए कहा कि माँ का लाडला बेटा होना अच्छी बात है। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे भाई के साथ साथ अच्छे पति भी बनो। तुम्हारे परिवार में अर्चना के साथ सिर्फ काम वाली सा नहीं, घर के सदस्य सा व्यवहार करो। जब सब खेल रहे हैं, मिलकर बात कर रहे हैं, तो उसका भी अकेले किचन में खटना गलत है। परिवार के लोग साथ बैठकर खेलते खाते हैं तो उन्हें काम भी मिलजुल कर करवाना चाहिए। साले साहब, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। हमेशा चहकने मुस्कुराने वाली लड़की आज एकदम शांत बेजान सी पति के होते हुए भी चांद से अपनी बातें कह रही है। बताओ, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। उसकी इज्जत और आत्मसम्मान बनाए रखना तुम्हारा फर्ज है। बाकी कामों की तरह अपना यह फर्ज भी अदा करो। मुझे माफ़ कर दीजिए जीजा जी, ऐसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, पर मैं आगे से ध्यान रखूंगा, बल्कि आज से ही। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।